हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं नेहा की कहानी। नेहा इंदौर में रहने वाली लड़की है। उसको बचपन से ही फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। बट फैमिली प्रेशर में आके उसने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया था। क्योंकि जनरली होता है ना हमारे इंडियन फैमिलीज़ में कि हमारे बड़े भाई या बड़ी बहन ने अगर कोई चीज़ की है, कोई ऐसे डिग्री ली है कि सपोज़ कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो छोटे भाई और छोटी बहन को भी वही फॉलो करना होता है। तो नेहा का भाई एमबीबीएस डॉक्टर था, इसलिए घर वालों ने नेहा को भी बोला कि उसको एमबीबीएस करना है और उसको अपने बड़े भाई की तरह डॉक्टर बनना है। बट नेहा का सपना बचपन से फैशन डिज़ाइनर बनने का था। बट फिर भी फैमिली प्रेशर में आके उसने एमबीबीएस करने के लिए हाँ बोल दिया। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी, तो इजीली उसका एडमिशन भी हो गया। अब इंदौर की रहने वाली लड़की, उसका एडमिशन हुआ दिल्ली में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ और एडमिशन होते ही उसको इंदौर से दिल्ली शिफ्ट करना था। अब इंदौर से दिल्ली शिफ्ट करना था तो पहले तो उसके फैमिली वालों ने ये सोचा कि चलो हम सब लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि नेहा को भी इजी रहे कि उसको कॉलेज आना है, जाना है, तो वो कैसे जाएगी, वो कहाँ रहेगी। बट फिर लास्ट में उन लोगों ने ये भी सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ पे हॉस्टल की सुविधाएं भी है, तो क्यों ना नेहा हॉस्टल में रह ले। तो फिर लास्ट में ये डिसाइड हुआ, बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि नेहा हॉस्टल में रहेगी। अब जब वो हॉस्टल गई तब जनरली उसने ये सोचा कि जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी वो दिल्ली की वो डॉक्टर की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जिन लोगों ने डॉक्टरी की है, वहाँ से जिन लोगों ने एमबीबीएस किया है, तो वो थोड़े बहुत यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यूज़ ले रही थी, क्योंकि उसको नहीं पता था कि जनरली ये चीज़ कैसे काम करती है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैसी है। हमें पता है कि दिल्ली बहुत एक बड़ा शहर है, वहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं। तो सब पहले तो उसको डर लगा कि वो अकेले कैसे रहेगी, कौन सी जगह सेफ़ है, कौन सी जगह नहीं है, उसको कहाँ पे रहना चाहिए, कॉलेज कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वो उन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। तो ये सब कुछ वो सोचने लगी और यही सोचते सोचते उसने सोचा, उसके माइंड में ये चीज़ आई कि क्यों ना वहाँ से जो लोग पास आउट हुए हैं उनको पूछ लेती हूँ कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, कौन सी जगह पे रहना सही है, हॉस्टल में रहना सही है या फिर पीजी में रहना सही है, कैसे रह सकते हैं, क्या करना है। तो वो सारे बस सब लोगों से थोड़ा बहुत जानकारी ले रही थी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले रही थी, ताकि उसको दिल्ली में रहना थोड़ा इजी हो जाए। जनरली नेहा एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही पीसफुल लड़की थी। वो किसी से ज़्यादा झगड़ा नहीं करना, अगर घर वाले कुछ बोले तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, ज़्यादा जवाब नहीं देना। अगर किसी ने बोल दिया है ये करना है तो वो चुपचाप वो चीज़ कर लेती थी, ऑब्जेक्शन नहीं उठाती थी। तो जनरली नेहा बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की है। अब हुआ ये कि नेहा की फैमिली वाले उसको इंदौर से दिल्ली छोड़ने आए थे। वो लोग रात को निकले थे और उन्होंने सोचा कि सुबह होते होते हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब रास्ते में ये हुआ कि जैसे कि वो लोग कार लेके आ रहे थे, क्योंकि सामान वगैरह बहुत कुछ था, तो नेहा का जो भाई है उसको रात को वॉशरूम जाना था। अब वो ड्राइव कर रहा था, पीछे नेहा और उसकी मम्मी सो रहे थे, आगे नेहा के पापा और उसका भाई ड्राइव कर रहा था और नेहा के पापा बाजू वाली सीट पे बैठे थे। अब नेहा के भाई को ना वॉशरूम जाना था, तो रात के करीब 1:30 पौने 2 जैसा बजा होगा। तो उसने सोचा कि साइड में गाड़ी खड़ी करके पार्क करके मैं फटाफट 2 मिनट में जाऊंगा और वॉशरूम करके वापस आ जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि अपनी कार को एक पेड़ के नीचे पार्क की और सब लोगों को बोला कि मैं 2 मिनट में आया, मुझे वॉशरूम जाना है। अब
वो टाइम ड्यूरेशन पे ये हुआ कि शायद वो पेड़ के पास कोई एंटिटी थी, या फिर उसके आजू बाजू कोई एंटिटी घूम रही थी, या फिर वो टाइमिंग कुछ ऐसा था कि जब वो उसका भाई गाड़ी से उतरा, वो गया, थोड़े ही दूर गया था, उतना भी दूर नहीं गया था, नज़दीक ही वो वॉशरूम कर रहा था, तो जो एंटिटी उस टाइम पे रोड पे घूम रही थी वो आके नेहा की फैमिली जो कार में बैठी थी वो कार में आके बैठ गई। अब जैसे ही उसका भाई वॉशरूम करके आया, उन लोगों को तो सब पहले ये चीज़ पता नहीं चली कि कोई ऐसे उनकी कार में आके बैठ गया है। और जब उसका भाई आया 2-3 मिनट में वो आ गया था। फिर वो कार ड्राइव करके वो लोग दिल्ली चले गए। अब उन लोगों के साथ वो एंटिटी भी नेहा के साथ उसके हॉस्टल तक गई। अब हुआ ये वहाँ पे कि नेहा को उसकी हॉस्टल का टॉप फ्लोर का कमरा मिला था। जनरली हॉस्टल के 3 फ्लोर थे और 3rd फ्लोर का जो ऊपर वाला जो कमरा था वो नेहा को मिला था। और वो उसने अच्छे से अपना सामान शिफ्ट किया। उसके पेरेंट्स ने उसकी बहुत सारी हेल्प की। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो भी प्रोसीजर करनी होती है उसके भाई ने सारी प्रोसीजर कर दी। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि नेहा के साथ वो एंटिटी भी आ गई थी। सब कुछ ख़त्म करके नेहा के रूम को सेटल करके उसका एडमिशन करवा के फ़ीस वीस भर के सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके नेहा की फैमिली वाले वापस इंदौर लौट गए। अब वो लोग इंदौर लौट गए, वो एंटिटी इधर उधर हॉस्टल में ही घूम रही थी। किसी को कुछ पता नहीं था, नेहा को भी कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस उसके साथ शायद रह रही हो या फिर इधर उधर घूम रही हो, कुछ पता नहीं है। बट जनरली नेहा के नज़दीक ही रहती थी वो एंटिटी। नेहा का अराउंड 3-4 दिन बाद नेहा का कॉलेज शुरू होने वाला था। उसका फर्स्ट ईयर शुरू होने वाला था। उसने एडमिशन लिया था। वो अपने रेगुलरली क्लास अटेंड कर रही थी। फिर रोज़ जाके उसके पेरेंट्स का कॉल आता था कि अच्छे से पढ़ना बेटा, हम चाहते हैं कि तू डॉक्टर बन जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हमें। नेहा बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रही थी। थोड़े दिन तो अच्छा चला, 2 महीने गए, 3 महीने गए। उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जनरली उसका जब लेक्चर होता था ना, तो डॉक्टर लोगों की फील्ड में क्या होता है कि उनको बॉडी का कोई पार्ट काटना होता है या फिर उसके खून देखना होता है या फिर डेड बॉडी उनके पास उनको जनरली उसके ऊपर ही काम करना होता है। तो जनरली वो लोग ऐसा ही काम करते हैं। बट नेहा उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इमोशनली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि वो ये खून और ये डेड बॉडी और ये सब कुछ हैंडल कर पाए। और उसको देख के ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। खून देख के उसको उल्टी आ रही थी, डेड बॉडी को देख के वो भाग रही थी। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि चालू क्लास में, चालू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वो डेड बॉडी को देख के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छोड़ के भाग गई। तो उसको ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा बुरे और नेगेटिव थॉट आते थे। अब जब वो प्रैक्टिकल करती, जब वो लेक्चर लेती, तब भी वो एंटिटी उसके साथ थी। शायद वो एंटिटी का प्रभाव था उसके ऊपर, या फिर नेहा पहले से ही इमोशनली थोड़ा वीक थी, वो इमोशनली उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। वो तो आपको आगे जाके भी पता चलेगा कि नेहा के साथ क्या हुआ। पर ये चीज़ जनरली नेहा के साथ हो रही थी। धीरे धीरे नेहा और इमोशनली वीक होने लगी। जैसे कि उसकी रूममेट ने उसको कुछ बोल दिया तो वो तुरंत रोने लग जाती थी। वार्डन ने उसको कुछ ज़ोर से बोल दिया तो वो तुरंत रोने लग जाती थी। अगर क्लास में किसी ने उसके साथ कुछ ज़्यादा मस्ती कर ली तब भी वो रोने लग जाती थी।
क्लास में अगर फैकल्टी ने उसको कुछ बोल दिया तो वो सबके सामने रोने लग जाती थी, तो वो ज़्यादा इमोशनली वीक होती जा रही थी। अब थोड़ा टाइम पास होने के बाद ये हुआ कि एक दिन नेहा रात को अपने रूम में सो रही थी। अब वो रात को अपने रूम में सो रही थी, तब अचानक ही ये हुआ कि उसका जो टेबल है, जो टेबल के ऊपर बैठ के वो पढ़ाई करती है, टेबल और कुर्सी के ऊपर बैठ के वो पढ़ाई करती है, जिसके ऊपर सारी किताबें रखी थी उसकी, वो किताबें एक एक करके नीचे गिरने लग जाती है। अब किताबें नीचे गिरने लग जाती है तो नेहा और उसकी रूममेट को आवाज़ आती है कि जैसे किताबें गिर रही है या फिर कुछ गिर रहा है अभी। तो वो दोनों उठ जाते हैं। फिर उनको लगा कि शायद ये खिड़की खुली रह गई है, इसकी वजह से खिड़की का जो भी लकड़ी का पोर्शन होता है वो किताबों पे लगा होगा, हवा चल रही है इसलिए शायद किताबें गिर गई हो। तो उन लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा, वो लोग खिड़की बंद कर दी और किताबों को वापस अपने टेबल पे रख दिया और फिर वो लोग वापस से सो गए। दूसरे दिन ये हुआ कि वो दोनों सो रहे थे और नेहा का जो कबोर्ड था, नेहा ने जिस कबोर्ड में अपने कपड़े रखे थे, वो कबोर्ड अपने आप ही पहले खुलता था, फिर अपने आप ही बंद हो जाता था, वापस खुलता था, फिर वापस अपने आप बंद हो जाता था। तो ऐसे वो कबोर्ड अपने आप ही बंद होता था, अपने आप ही खुल जाता था। तो ये चीज़ नेहा को थोड़ी वियर्ड लगी, बट फिर भी उसके रूममेट ने बोला कि शायद तेरा कबोर्ड का दरवाज़ा जो है वो बिगड़ गया है, वो ख़राब हो गया है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती होगी। उन लोगों ने फिर से वो चीज़ इग्नोर कर दी, कुछ नहीं बोला, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया और वापस कबोर्ड का दरवाज़ा बंद करके वो दोनों सो गए। अब थोड़े दिन और हो गए, रात को कोई हलचल या कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक रात को ये हुआ कि नेहा सो रही थी तो उसको लगा कि जैसे उसके बेड के पास कोई खड़ा है, नेहा को लगा कि उसकी रूममेट होगी। बट जैसे ही उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जला के देखा तो उसकी रूममेट तो उसके बिस्तर के ऊपर आराम से सो रही थी। तो फिर नेहा ने सोचा कि मेरी रूममेट यहाँ पे सो रही है तो मेरे पीछे खड़ा कौन है मेरे बिस्तर के पास। तो उसने टॉर्च अपने बिस्तर के पास लगा के देखा तो वहाँ पे एक एंटिटी खड़ी थी, एक ऐसी एंटिटी जिसकी सिर्फ परछाई दिख रही थी। उसका फेस का शेप दिख रहा था, उसकी बॉडी का शेप दिख रहा था, उसकी आंखें दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। बट नेहा को ये पता चला कि कोई एंटिटी उसके पास खड़ी है। नेहा को लगा कि शायद ये उसका वहम है, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिकल्स के बाद उसके माइंड में ये सारी चीज़ें घर कर गई थी कि ब्लड होता है, डेथ होती है, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में लगातार चल रही थी। नेहा को लगा कि शायद वो चीज़ की वजह से कुछ ज़्यादा ही वो सोच रही है, इसलिए उसको ये सब कुछ दिख रहा है। उसने ज़्यादा कुछ नहीं, बट वो बहुत डर गई थी तो उसने क्या किया कि ब्लैंकेट पूरा ओढ़ लिया और वो ब्लैंकेट के अंदर छुप के भगवान का नाम लेके सो गई। भगवान जी का नाम ले रही थी, इसलिए फिर वापस उसको डर भी नहीं लगा, उसको लगा कि उसका वहम ही होगा। बट उसी दिन से उसके साथ कुछ अलग होना स्टार्ट हुआ। जिस रात को ये इंसिडेंट हुआ, उसके दूसरे दिन सुबह वो लोग मैच में गए चाय वगैरह पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो उसने देखा कि मैच के कॉर्नर में वही एंटिटी अभी भी खड़ी है। नेहा ने अपने रूममेट को भी बताया कि देख वो औरत कैसे खड़ी है वहाँ पे। बट उसकी रूममेट बोलती है, कौन सी औरत, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो जहाँ भी जाती थी वो परछाई उसको वहाँ पे दिखती थी। इनफैक्ट वो क्लास में भी जाती थी तो क्लास में भी वो परछाई उसको दिखती थी। तो नेहा ने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली उसके साथ 5-6 महीने तक होने लगी
और ये चीज़ होने का नेहा के दिमाग पे और ज़्यादा गहरा असर हो रहा था। वो और ज़्यादा इमोशनली वीक हो रही थी। फिर एक दिन ये हुआ कि नेहा ने उसकी मम्मी को कॉल करके ये सारी बातें बताई कि मम्मी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों बट रात को मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और मुझे ऐसे एक लेडी दिखाई देती है, मैं जहाँ जाती हूँ वो लेडी मुझे वहाँ दिखती है, बहुत भयानक दिखती है, मेरे दोस्तों को नहीं दिखती बट मुझे वो चीज़ दिखती है। तो उसकी मम्मी ने ये बोला कि आप एक काम करो, थोड़े दिन के लिए घर पे आ जाओ। नेहा ने बोला कि नहीं, मेरी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, मैं अभी घर पे नहीं आ सकती। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, मैं अपने जो फैमिली पंडित है उनसे बात करके तुझे बताती हूँ। उसकी मम्मी को भी ये लगा कि शायद ये नेहा का वहम होगा, तो उसके फैमिली पंडित को उसने ये सारी चीज़ें बताई। फैमिली पंडित ने ऐसा बोला पहले कि नेहा को कुछ नहीं हुआ है, बस वो थोड़ी इमोशनली वीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने देखी होगी, उसकी वजह से उसको ये सारे चीज़ों वो क्या अपने माइंड में ही ये चीज़ बना रही है, जनरली ऐसा नहीं है। फैमिली पंडित ने उसको ये बोला। फिर क्या हुआ कि नेहा की माँ ने नेहा को वापस फ़ोन करके बोला कि बेटा तू अपने दिमाग में ही ये सब कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रही है। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उसको वो एंटिटी दिखती रहती थी। अब कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। उसने अपनी मम्मी को भी बताया बट उसकी मम्मी ने भी उसकी बात को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर धीरे धीरे वो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में जा रही थी। एक दिन ये हुआ कि नेहा कॉलेज गई थी और कॉलेज से वापस आके वो सीधा अपने रूम में जाके सो गई। और वो उठी ही नहीं। उसके बाद उसके रूममेट ने बहुत बार उसको उठाने की कोशिश की, रात को खाने का टाइम हो गया फिर भी वो नहीं उठी। तब जाके उसकी रूममेट ने उसकी हॉस्टल की जो वार्डन होती है ना उसको बताया कि ऐसे नेहा सो रही है और वो उठ नहीं रही है। वार्डन ने आके चेक किया, उसको कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, कोई फिज़िकली प्रॉब्लम नहीं है। वार्डन ने आके चेक किया तो उसकी नब्ज़ भी बहुत अच्छे से चल रही थी। वो एमबीबीएस डॉक्टर थे सब लोग, तो सब लोगों ने चेक किया, उसका बॉडी भी एकदम कंप्लीट था। फिर उसको क्या किया कि वो जो कॉलेज में पढ़ते थे ना वहाँ पे हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल में नेहा को एडमिट कर दिया। नेहा को उन लोगों ने वहाँ पे एडमिट कर दिया और वार्डन ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि ऐसे नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, हमने सारे रिपोर्ट निकलवाए हैं, रिपोर्ट सारे नेगेटिव है, क्या हुआ है उसको कुछ पता नहीं है, बट वो सोई है तो वो उठ ही नहीं रही है। तो नेहा की मम्मी पापा और उसका भाई वो तीनों तुरंत ही इंदौर से वापस दिल्ली आए। थोड़े दिन हुए, 1 वीक गया, वो लोग उसके साथ हॉस्पिटल में रह रहे थे। 1 वीक तक नेहा ने आँख ही नहीं खोली। फिर अचानक हॉस्पिटल में बैठ के उसकी मम्मी को याद आया कि उसने मुझे थोड़े दिन पहले ये बातें बोली थी और मैंने पंडित जी से ये बात भी बोली थी, बट पंडित जी ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने माइंड में ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर रही है कि उसे कोई परछाई दिखती है, बट ऐसा नहीं है। वो इमोशनली थोड़ा वीक है, इसलिए ये सारे वो अपने अजम्पशन बनाती रहती है। फिर नेहा की मम्मी ने सोचा कि चलो ना किसी और को बता के देखे, किसी और से ये बात करके देखे। तो नेहा ने ये चीज़ वो जो हॉस्टल में रहती थी ना, वो हॉस्टल की वार्डन को बताई कि मैडम ऐसे थोड़े दिन पहले नेहा ने मुझे ऐसे बोला था कि उसे ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो क्या आपके हॉस्टल में ऐसा कुछ है? वार्डन ने बोला कि नहीं, हमारे हॉस्टल में ऐसा कोई नहीं है, हर साल बहुत सारी लड़कियां आती है, हर साल बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे रहती है।
फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं। मैं बहुत साल से ये चीज़ देख रही हूँ, बट आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। बट वार्डन को थोड़ी बहुत सिंपैथी नेहा की मम्मी से आ गई थी, तो वार्डन ने बोला कि मैं आपको एक बाबा के पास लेके चलती हूँ, या फिर मैं आपको उनसे कांटेक्ट करवा देती हूँ, आप ये अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए। तो नेहा की मम्मी ने क्या किया कि वो जो वार्डन ने जिस बाबा का उनको बताया था ना, वो बाबा से उन्होंने कांटेक्ट किया। बाबा से उन्होंने कांटेक्ट किया तो बाबा ने उनको बोला कि आप एक बार मुझे मिलने आओ। नेहा की मम्मी, उसके पापा और उसका भाई तो ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, बट फिर भी अपनी बहन के लिए वो गया वहाँ पे। और नेहा के जो रूममेट थे वो नेहा के साथ हॉस्पिटल में रुके थे। अब ये तीनों लोग बाबा को मिलने गए उनके घर पे, या फिर उनका कोई आश्रम था वहाँ पे मिलने गए थे। जैसे ही उन लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की और वो लोग उनके घर के अंदर एंटर ही होने वाले थे, बाबा अंदर ध्यान में बैठे थे, नेहा की फैमिली बाहर से उनके घर के अंदर एंटर होने वाली थी। जब वो जैसे ही घर के अंदर एंटर होने वाली थी, तभी बाबा ने बोल दिया, 2 घंटे हैं तुम्हारी बेटी के पास। अब उन्होंने कुछ देखा नहीं, कौन आया है क्या आया है, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि तुम्हारी बेटी के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वो उसकी मम्मी तो तुरंत घबरा गई, क्योंकि बाबा ने जनरली उसको डायरेक्टली ऐसा बोल दिया कि तुम्हारी बेटी के पास 2 घंटे है, 2 घंटे के बाद वो मर जाएगी। उन लोगों ने बहुत बोला कि हमें कोई सॉल्यूशन दीजिए कि हम अब कैसे अपनी बेटी को बचा सके, क्योंकि ऐसे तो हम उसको नहीं बचा पाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि उसको क्या हुआ है। तो बाबा ने बोला कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी है, आप लोगों को बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो औरत है वो आपकी बेटी को 2 घंटे के अंदर लेके जाएगी। वही उसी समय नेहा की पूरी फैमिली इतना ज़्यादा रोने लगी कि उसकी मम्मी और उसके पापा तो बेचारे ऐसे जैसे ज़िंदा लाश बन गए हो। ये बात सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उसी टाइम पे बाबा ने नेहा के भाई को देख के ये बोला कि तुझे उस रात गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था। उसके भाई को तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जनरली ये इंसिडेंट नेहा हॉस्टल के अंदर 1-1.5 साल पहले शिफ्ट हुई थी, तो 1-1.5 साल पहले की बात उनको कैसे याद होगी। उनको ये याद ही नहीं था कि बाबा जनरली कौन से इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। बट फिर बाबा ने बोला कि जिस दिन तुम लोग इंदौर से उसको दिल्ली लेके आए थे, तब रास्ते में आपका बेटा 3 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर निकला था। उसे गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। जब वो गाड़ी से बाहर निकला, तभी वो एंटिटी, वो औरत आपके साथ गाड़ी में आके बैठ गई, और तभी से वो नेहा के साथ है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए अब वो उसको लेके ही जाएगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे आपके पास है आपकी बेटी के साथ बिताने के लिए। आप हॉस्पिटल जाइए, उसके साथ 2 घंटे अच्छे से रहिए। 2 घंटे बाद उसकी मौत हो जाएगी। बाबा ने डायरेक्टली ऐसा बोल दिया। वो लोग इतना तेज़ हॉस्पिटल भागे कार लेके, सब लोग इतना ज़्यादा दुखी थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे। हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने का डिस्टेंस, बाबा के घर से हॉस्पिटल का डिस्टेंस अराउंड 25 किलोमीटर का था। वहाँ पे गए, वो लोग नेहा के साथ बैठे। नेहा का तो कोई रिस्पॉन्स था ही नहीं। वो लोग नेहा के साथ बैठे, उन लोगों ने नेहा से बात करने की कोशिश की। वो कुछ नहीं बोल रही थी, नेहा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बस नेहा की आंखों से आंसू टपक रहे थे।
जैसे उसके मम्मी पापा और उसका भाई, ये तीनों उससे कुछ बात करते, रोते रोते हुए बात करते, नेहा की आंखों से भी आंसू निकल आते, बट उसका कोई रिएक्शन नहीं था। और एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद नेहा की मौत हो गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकलवाई, पूरा बॉडी चेकअप किया, ना ही उसको कोई बीमारी थी, ना ही उसको अटैक आया था, ना ही उसके हेड में कोई प्रॉब्लम थी, ना ही उसके लीवर में, उसके लंग में, उसके हार्ट में, उसके बॉडी के कोई भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वो ऐसे उसकी डेथ कैसे हुई यही पता नहीं चला। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ये एज की लड़की की डेथ होती है, नेहा की डेथ कैसे हुई यही पता नहीं चला। आज तक वो चीज़ पता ही नहीं चली है कि वो क्या था, वो कौन थी, वो नेहा को क्यों साथ में लेके गई, उसको कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। बस एक माँ बाप ने अपनी बेटी खो दी और एक भाई ने अपनी बहन खो दी, किसी का कुछ नहीं गया। बस ये तीनों ने अपना जैसे अपने घर की रौनक ही खो दी हो, और उसी टाइम नेहा की डेथ हो गई। तो ये कहानी थी नेहा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये एक ट्रू इंसिडेंट है जो मुझे 3 दिन पहले ही मेरे एक दोस्त ने बताया है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको अगर कोई अपनी स्टोरी बतानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।